हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ये किए हैं चैप्टर्स। ठीक है, आज हम लोग उसके कुछ पीवाईक्यूज केस स्टडीज कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से केस स्टडीज आए हैं इन चैप्टर से, है ना, प्रीवियस कुछ ईयर्स में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो केस स्टडी, जी मोटर्स इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सोफिस्टिकेटेड क्रेन। द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ द कंपनी रिपोर्टेड टू द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आशीष जैन that one of the machine used in manufacturing sophisticated crane had to be replaced to compete in the market, as other competitors were using automatic machines for manufacturing cranes, है ना। After a detailed analysis, it was decided to purchase a new automatic machine having the latest technology. It was also decided to finance this machine through long-term source of finance. Ashish Jain compared various machines and decided to invest in the machine which would yield the maximum return to its investors. Maximum return. Identify the financial decision taken by Ashish Jain. पहला। दूसरा, explain any three factors affecting the decision आइडेंटिफाई इन फर्स्ट। ठीक है, तो बताइए। देखो, जी मोटर्स, आशीष जैन ने क्या डिसीजन लिया कि भाई उन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन बनानी हो, है ना, जिसके लिए उन्होंने कंपेयर भी किया। तो उन्होंने एक फाइनेंशियल डिसीजन टेक किया। किसने? आशीष जैन ने। कौन सा वाला? इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा है न्यू ऑटोमेटिक मशीन हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इट वाज आल्सो डिसाइडेड टू फाइनेंस दिस मशीन थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, है ना। पैसा लगाना है और लॉन्ग टर्म से सोर्स ऑफ फाइनेंस से यूज करेंगे। और नीचे लिखा है कि आशीष जैन ने यह भी कंपेयर किया कि मशीन में जब पैसा लगाएंगे, पैसा उठाकर मशीन को लगाएंगे तो आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये बात कर रहा है कौन से डिसीजन की? आशीष जैन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, जिसको अपन कहते हैं कि पैसा उठाकर, मतलब पहले तो अरेंज करना है, फिर उसके बाद उसको कहाँ लगाना है, फिक्स एसेट्स में लगाना है कि करंट एसेट्स में लगाना है। तो ये फिक्स एसेट्स में लगाने की बात हो रही है, यानी कि कैपिटल बजटिंग, है ना। और कैपिटल बजटिंग के बाद इन्होंने बोला है कि 3 फैक्टर्स बताइए कि कैपिटल बजटिंग। तो भाई हम जब कैपिटल पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिक्स एसेट्स में लगाते हैं तो हम रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हैं, कैश फ्लो को ध्यान में रखते हैं, आरओआई को ध्यान में रखते हैं। तो आरओआई, कैश फ्लो, रिस्क, ये इसके फैक्टर हो गए अफेक्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2018 में। 2018 में फिर से आया हुआ क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। नीलप सरीन, है ना, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? नीलप सरीन, द फाइनेंस मैनेजर, एंड अतुल चोपड़ा, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोकंस लिमिटेड, वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस टू बी रेज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्लांट। ये अपने प्लांट को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, तो फंड रेज की बात कर रहा है। Quoting that Sensex has scored by 5078 point in the last 3 years, नीलप सरीन सजेस्ट दैट इक्विटी शुड बी प्रीफर्ड। कौन सी की बात कर रहा है? इक्विटी शेयर, ऑनर बोरोड फंड वाली बात। इक्विटी शेयर शुड बी प्रीफर्ड वाइल अतुल चोपड़ा वांटेड टू ऑप्शन फॉर डेप्ट, है ना। एक डेप्ट लेने की बात कर रहा है और एक इक्विटी शेयर्स पे पैसा रेस करने की बात कर रहा है। Keeping in mind the high operating cost, कौन सी cost? High operating cost of the company suggests the source of finance that should be used for modernization of existing plant। बेटा यहीं से बात करती हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि ज्यादा है, आपका बिजनेस में आपका जो ऑपरेशन है, मतलब जो आपके खर्चे हैं वो ज्यादा हैं, तो आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सकते हो। जब आपके पास ऑलरेडी पैसा का बहुत सारा यूज है तो फिर आप इंटरेस्ट कैसे पे करोगे? तो इनको डेप्ट नहीं लेना चाहिए। फिर इनको क्या यूज करना चाहिए? कौन सा फंड यूज करना चाहिए? ऑनर फंड। ऑल्सो एक्सप्लेन द 2 फैक्टर हाईलाइटेड अबव विच शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर टेकिंग द डिसीजन। तो द कंपनी को कौन सा करना चाहिए? इक्विटी शेयर वाला करना चाहिए क्योंकि हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फिर ये डिसीजन लेते वक्त कंपनी को क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो स्टॉक मार्केट कंडीशन अभी बूम है, फेवरेबल मार्केट कंडीशन है,
ठीक है। तो इस कंडीशन में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्क उठा सकते हैं, तो वो शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है। जो रेसेशन पीरियड होता है उसमें, मंदी के दौर में कम जो लोग होते हैं, पीपल्स होते हैं, वो शेयर्स पे पैसा नहीं करते, उनको एक फिक्स इनकम चाहिए, इसलिए वो उस वक्त डेप्ट पे प्रिफर करते हैं। पर अभी हमारा बूम पीरियड चल रहा है तो हम इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। दूसरा, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसलिए भी हमें क्या करना चाहिए, शेयर्स पे ही जाना चाहिए, क्योंकि हम इंटरेस्ट देने के अभी कंडीशन में नहीं है। तो यहाँ पे कैश फ्लो पोजीशन को ध्यान में रखकर और स्टॉक की कंडीशन को ध्यान में रखकर इन्हों क्या करना चाहिए, इक्विटी शेयर्स पे जाना चाहिए, ऑनर फंड पे। ठीक है। नेक्स्ट है 2023 में, 2023 में आया वो क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है। 2023, Harish is working as a finance manager is Cozy Software Limited. He had been awarded Best Employee of the Year award because of his foresightness, है ना, क्योंकि इन्होंने फ्यूचर में बहुत पहले से झांक लिया है। He always aim at smooth operation of all the financial activity by focusing on fund requirement and their availability in the light of financial decision. He take into consideration the growth performance, investment and requirement of fund for a given period so that financial resources not left idle and don't unnecessarily added to the cost. मतलब इन्होंने इस तरह के डिसीजन लिए हैं कि जो कुछ भी रिसोर्सेस का वेस्ट नहीं हुआ है बल्कि फुल्ली यूटिलाइजेशन हुआ है। By doing all these, Harish strive to achieve the two main objectives of an important concept of financial management. Identify the concept and explain into objective. तो बेटा देखो, इन्होंने फ्यूचर में ध्यान में रखकर इन्होंने सारे डिसीजन लिए हैं। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग। किसकी बात कर रहे हैं ये, फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स की यदि मैं बात करूं तो फाइनेंशियल प्लानिंग के कितने सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है। क्या क्या फाइनेंशियल हो सकते हैं, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायरमेंट। इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह से की है कि जब भी इनको पैसे की जरूरत हो इनके पास फंड अवेलेबल थे। और टू इंश्योर अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेस्ट। इन्होंने फ्यूचर में देख रखा था कि इतना पैसा हमें लगेगा, उतना ही पैसा इन्होंने यूज किया है, अननेसेसरी इन्होंने फंड नहीं उठाए हैं। तो इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की है ना। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं क्या, कि हेल्प इन यही कि टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर दे आर रिक्वायरमेंट और टू इंश्योर अननेसेसरी फाइनेंस इज नॉट रेस्ट और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है। ये हुआ अपना 2023 का। नेक्स्ट है अपना 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से देखो 2022। ठीक है। अनुराग तिवारी इज अ फेमस न्यूज रीडर। ओके। He has recently started a news company, Axis Media Corporation Limited. The aim of this company is to launch 24 hours Hindi news channel to broadcast latest news from India and around the world. For this now venture, the company will have to decide how to invest fund in different assets. एसेट्स, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स में कितना पैसा लगाया जाए, कैपिटल बजटिंग है ना। द परचेज ऑफ फ्यू एसेट्स लाइक इक्विपमेंट, कंप्यूटर, व्हीकल एक्सेट्रा will involve committing the finance on a long term basis. It will affect earning capacity of the business in the long run. Therefore, the company need to take the decision to invest in such assets with utmost care. Identify, state the type of investment decision discussed in the above para. तो बहुत अच्छे समझ में आ गया है। कैपिटल बजटिंग, देखो हम लोग केस स्टडी से घबराते हैं, बट केस स्टडी को शांति से यदि पढ़ो तो कहीं ना कहीं आपको उससे वर्ड्स मिल ही जाते हैं। और मैंने आपको जो एफएम पढ़ाया है इसमें मैंने सारे कीवर्ड्स लिखे हैं, वहीं से ही आ रहे हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज डिस्कस इन द गिवन पैराग्राफ।
A long term investment decision is called capital budgeting, और कैपिटल बजटिंग विच अफेक्ट द डिसीजन, तो कैपिटल बजटिंग के अफेक्टिंग डिसीजन में अपन वही लिख सकते हैं। फैक्टर कौन कौन से होते हैं? कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, यदि हमारे बिजनेस में कैश की कंडीशन अच्छी है तो हम लोग लॉन्ग टर्म पे जा सकते हैं, आरओआई को ध्यान में रख सकते हैं, और रिस्क इन्वॉल्व। कैपिटल बजटिंग को अफेक्टिंग वाले फैक्टर्स बता दो, ठीक है। तो ये हुआ अपना 2022 का। एक और देखते हैं इसमें 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा है। सन इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ लीडिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है, विच मैन्युफैक्चर स्टील, ओके, इट प्लांट आर लोकेटेड इन जमशेदपुर एंड बोकारो। Currently it produces about 3 million ton of sellable steel, okay, बहुत अच्छी कंडीशन है इनकी। As the demand for steel is growing, it is planning to expand the capacity of the existing steel plant, ये अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाह रहे हैं। It is estimated that it will require 1800 करोड़ of fixed capital and 200 करोड़ of working capital to raise the fund. The company is considering whether it should issue equity share or 7% debenture of 2000 crore. Presently the capital structure is comprising of equity only. फिलहाल अभी इनके पास सिर्फ इक्विटी है, इन्होंने borrowed फंड से पैसे नहीं उठाए हैं, या आप लोगों से सजेशन मांग रहे हैं। The finance manager of the company suggested that since the stock market are undergoing a bearish phase, it should issue debenture. It is justified to raise fund by issuing debenture. Give reason on support of your answer. तो बेटा जी, अगर बेरिश फेस है मतलब लोगों के पास उस वक्त पैसा नहीं है, तो फिर लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमें डिबेंचर ही इशू करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त लोगों को एक फिक्स इनकम की जरूरत है। यदि लोगों के पास पैसा नहीं है तो वो पैसा उधार देंगे, है ना, मतलब मंदी का दौर है, पैसा तो नहीं, मंदी का दौर है, तो ऐसे में शेयर्स पे उनको अच्छा डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो फिर वो पैसा उधार देने की उसमें रहेंगे, तो वो उधार देंगे, यानी कि हमें डेब्ट उठाना ही इस वक्त अच्छा रहेगा। फिर explain the impact of issue of debenture on the risk faced by the company. Explain the impact of cost of debt and cost of equity on the capital structure of the company. देखो सीधी सी बात है, मंदी का दौर भी है, और यदि मान लीजिए कंपनी ने डिबेंचर्स पे पैसा उधार लिया है और कंपनी यदि समय पर डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं दे पाती है और कैश को अरेंज नहीं कर पाती है, तो कंपनी बंद भी हो सकती है, लिक्विडेशन की तरफ भी जा सकती है। तो ये कंपनी के सामने रिस्क है, ये लिखना होगा। और इन्होंने कहा एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सीधी सी बात है कि यदि कंपनी डिबेंचर्स पे पैसा उठाती है, ठीक है, तो यदि मान लीजिए उसे ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को यदि पैसा नहीं मिलेगा तो उनकी नाराजगी का सामना भी किसको करना होगा? कंपनी को करना होगा। तो शेयर होल्डर्स का जो अट्रैक्शन है वो उनकी तरफ कम होगा, क्योंकि ईपीएस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, ये बातें यहाँ लिखनी होगी, इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़े एफएम से रिलेटेड। अब आते हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब हम लोग कुछ मार्केटिंग मैनेजमेंट के केस स्टडीज करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम करते हैं सबसे पहले 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, JTM Limited launch Buddy line and exercise book and comprehensive stationery brand name comprising of ball pen, gel pen, geometry boxes after identify the target market, understanding the need and wants of the customer की satisfaction, क्या उनको जरूरत है। All their product were of good quality and eco-friendly but expensive। ठीक है, हमने इको फ्रेंडली तो बनाए हैं लेकिन एक्सपेंसिव है। They wanted to distinguish their product from that of their competitor। वो बनाना चाहते हैं कि उनके कॉम्पिटिटर से उनके प्रोडक्ट अलग हो, प्रोडक्ट डिफरेंशियल की बात कर रहा है। They spent lot of effort, time, money and creating the brand name, as they knew that without a brand name
they can only create awareness for the generic product and can never be sure of the sale of their product. वो भी पता है उन्हें अच्छे से कि ब्रांड नेम से रखने से ही उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, है ना, जेनेरिक नेम से ज्यादा नहीं होगा. The effort paid of demand of the product started growing. The customer liked the brand and become habitual to it. They did not mind paying a higher price. Over a period of time, it become a status symbol to the buy buddy line. ठीक है, ब्रांड नेम बन गया भाई, लोगों की आदत हो गई है, स्टेटस सिंबल बन गया है ब्रांड बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी. द कंज्यूमर फेल्ट प्राइड इन यूजिंग देम. आइडेंटिफाई द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी फॉलोड बाय JTM लिमिटेड. क्योंकि इन्होंने इको फ्रेंडली बना है इसलिए इन्होंने सोशल कंसेप्ट की बात की है. हम लिख सकते हैं कौन सी फिलोसफी, सोशल मार्केटिंग. फिर explain the advantages of branding to the marketer, highlight in the above case. इन्होंने कहा है कि ब्रांडिंग के एडवांटेजेस बताइए इस पैराग्राफ में. तो देखिए इन्होंने ब्रांड नेम से अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर बना लिया, है ना, प्रोडक्ट डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं ये, तो हम लिख सकते हैं इनका प्रोडक्ट डिफरेंशियल हो गया, इजीली लोग इनके प्रोडक्ट को पहचान पा रहे हैं. और जब ये ब्रांड नेम बना लेंगे तो इन्होंने जो भी बनाएंगे न्यू प्रोडक्ट उसको भी इनको लॉन्च करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि इनका ब्रांड बन गया. तो हेल्प इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. ठीक है, नेक्स्ट है 2018 में आया हुआ क्वेश्चन. 2018 में आया हुआ क्वेश्चन. ठीक है, 2018 में फिर से पढ़ते हैं. सारा वॉज परसुइंग हर ग्रेजुएशन. ठीक है, सारा ग्रेजुएशन कर रही है. एवरी डे शी सॉ हर मदर वर्किंग टायरलेसली एट होम आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हर वर्क प्लेस. जैसे वो घर आती है उसकी मम्मा को देखती हैं तो उनको लगता है कि मम्मा बहुत थकी हुई हैं. शी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ टिफिन सर्विस. ठीक है, तो उन्होंने टिफिन सर्विस स्टार्ट की. टू इंक्रीज ही फैमिली इनकम. To begin with, she started supplying tiffin only in the neighborhood. पहले उन्होंने अपने सिर्फ आसपास पड़ोस को टिफिन देना स्टार्ट किया. Every day, she detailed out the menu after consulting her mother for informing the people about her service. She designed a beautiful, ध्यान रखो, she designed a beautiful, informative pamphlet. एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है. And got it printed and started distributing it through daily newspaper. She also appointed 2 delivery boys to deliver tiffin. The business was slow to begin with but picked up well afterward. She was able to earn a profit of 20% of the revenue in first month. Identify the promotional tool used by Sarah to communicate the customer about her tiffin service. Advertising, है ना. और state 3 roles of a promotional tool identified above in marking of good service. तो भाई यहाँ पर ये हो रहा है कि धीरे धीरे उन्होंने पैम्पलेट बंटवाए हैं, एडवर्टाइजिंग की है, जिससे उनका धीरे धीरे ग्रोथ बढ़ेगा, मास रीच होगी और एक्सप्रेसिव हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने डिजाइनिंग कलरफुल अट्रैक्टिव, है ना, तो उन्होंने एक्सप्रेसिवनेस भी बनाया है. और वो उन्होंने बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं किया, इकोनॉमी भी पड़ता है. एडवर्टाइजिंग पैम्पलेट के थ्रू उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग किया है तो एक साथ बहुत सारे लोगों के पास वो पहुंच गए, तो इकोनॉमी भी है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं हुआ है. तो ये इसके प्रमोशनल टूल्स के रोल्स हो गए, फायदे हो गए. क्या लिख सकते हैं, मास रीच, एक्सप्रेसिवनेस और इकोनॉमी. नेक्स्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा. 2023 में आया हुआ क्वेश्चन. X Limited engage in the manufacture of car. The company surveyed the market and found that customer need a car which run on eco-friendly fuel instead of petrol or diesel. ठीक है, इन्होंने पाया है कि कस्टमर क्या चाहते हैं, इको फ्रेंडली फ्यूल, है ना, मतलब जो ज्यादा पोल्यूशन ना करे. कीपिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर, ध्यान में रखते हुए, एज वेल एज सोशल, इथिकल, इकोलॉजिकल एक्सपेक्ट. मैंने ये पहले भी आपको बोला है, जहां पर भी ये आ जाए वहां पे लिख देना सोशल कंसेप्ट, फिलोसफी, मार्केटिंग. इन माइंड द कंपनी लॉन्च अ न्यू मॉडल ऑफ कार. कंपनी ने न्यू मॉडल ऑफ कार लॉन्च की है दैट रन ऑन बायोडीजल. द लॉन्च इवेंट वॉज कवर्ड बाय द टॉप न्यूज चैनल एंड न्यूज़पेपर. ठीक है, This was done to disseminate information about the car and build goodwill of the business. X Limited understand that it's imperative to manage public opinion and company's relation with the public on regular basis.
तो ये प्रमोशन की बात कर रहा है, पब्लिक रिलेशन की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी, तो मार्केटिंग फिलॉसफी इन्वॉल्व इन द अबव केस, ठीक है। और ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल दैट वाज यूज्ड बाय द कंपनी, तो ये कौन से टूल की बात हो रही है, एडवर्टाइजिंग की बात हो रही है। एक्सप्लेन एनी अदर टू प्रमोशनल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय, तो एक पर्सनल सेलिंग और एक पब्लिक रिलेशन, है ना। पर्सनल सेलिंग की भी बात हो रही थी, पब्लिक रिलेशन की भी बात हो रही थी, एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, सोशल प्रमोशन, मिक्स में आते हैं ये सारी फिलोसफी, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलोसफी, तो प्रमोशन मिक्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 2015, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, 2015 में कौन सा क्वेश्चन आया है भाई, 11th। Radhika was a student of business study of class 12th. Her father was a farmer who grew different varieties of rice and was well versed about various aspects of rice cultivation. He was also selected by the government for a pilot project on the rice cultivation. As a project work business study, she decided to study the feasibility of marketing good quality rice at a reasonable price. Her father suggested her to use internet to gather customers, views and opinion. She found that there was a huge demand for packaged organic rice. क्या पता चला कि बहुत बड़ी डिमांड है पैकेजिंग राइस की। She knew that there were no predetermined specification in case of rice, because which it would be difficult to achieve uniformity in the output. To differentiate the product from its competitor, she gave it the name of Malabari Organic Rice. ब्रांड नेम दे दिया उन्होंने, क्यों? क्योंकि दूसरे से उनको डिफरेंशिएट करना था। And classify into 3 different varieties immediately: popular, classic and supreme. ग्रेड दे दिया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया, ग्रेडिंग दे दिया बेस्ड ऑन द क्वालिटी। देखिए आप लोग क्या कहते हैं, केस स्टडी समझ में नहीं आता। केस स्टडीज में वही उन्होंने ग्रेड सिस्टम बोल दिया, स्टैंडर्डाइजेशन बोल दिया, एडवर्टाइजमेंट बोल दिया, गैदरिंग वाला पॉइंट आ गया, सारे वर्ड्स आ गए। एक्सप्लेन द 3 फंक्शन ऑफ मार्केटिंग विथ रेफरेंस टू द अबव पैराग्राफ। गैदरिंग, एनालिसिंग मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग हुआ इसमें, और ब्रांडिंग हुआ। ये तीनों चीजें हो गई, उनके बारे में आप लिख सकते हैं, है ना। मेरा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को ये है कि आपको ये बताना कि केस स्टडीज कैसे आ रही है। और जितने भी अभी अपन ने केस स्टडीज पढ़े सब में देखो आप नाम आ रहे हैं, कहीं पे गैदरिंग आया, कहीं पे ब्रांडिंग आया, कहीं पे प्रोडक्ट डिफरेंशियल आया, कहीं पे सोशल कंसेप्ट आया। मतलब वही कीवर्ड्स की बात कर रही हूँ बेटा। यदि कीवर्ड्स आपको पता है तो डेफिनेटली आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक और देखते हैं, 2012 में आया हुआ, 2012 में आया हुआ फिर से एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निशा, अ स्कूल बैग मैन्युफैक्चरर, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन and thus added a water bottle holder to the existing design. Identify the marketing management philosophy adopted by Nisha. Product concept, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में चेंज किया, वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट ज्यादा हो, इसलिए उन्होंने अपने बैग को इस तरह से डिजाइन किया कि उसमें वो वाटर बॉटल भी आ जाए। फिर एक्सप्लेन दिस फिलोसफी ऑन द बेसिस ऑफ मेन फोकस। मेन फोकस उन्होंने अपने क्वालिटी प्रोडक्ट को बढ़ाया है, और इसका मीन्स एंड एंड्स, तो मीन्स अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूवमेंट करा उन्होंने, और एंड्स इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया है। दैट्स इट। देखा आप लोगों ने, केस स्टडीज में बिल्कुल नहीं घबराना है। केस स्टडीज मैंने आपको सिर्फ पढ़ पढ़कर बताई हैं कि इन सब के आंसर्स आपको इसी में मिलेंगे। तो इस तरह से केस स्टडीज एग्जाम में आएंगी। 18, 19, 20, 23, है ना, 25 तो आएगा। तो सारे मैंने आपको लगभग 2 चैप्टर्स के बताए एफएम के, इनके कि इस तरह से आ रहे हैं। वर्ड्स कहीं ना कहीं केस स्टडीज में 100% मिलते हैं। सिर्फ फोकस करना है सारे कीवर्ड्स पे और सारे पॉइंट्स, है ना। ऐसा नहीं कि 3 फीचर्स याद है, 2 फीचर्स याद है, सारे पॉइंट्स के सिर्फ हमें डिटेल यदि पता है तो हम केस स्टडीज कर सकते हैं। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है। कब कौन सा वीडियोस आपके पास आ जाए बीएस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। यदि नए स्टूडेंट्स हो तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बटन को प्रेस कर दीजिए। क्यों?
बेल आइकन को क्यों प्रेस करना, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो बनाएं आपके पास आ जाएं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स है, अभी अकाउंट्स है, अकाउंट्स के ओसवाल के सैंपल पेपर्स के क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी like, subscribe and share. Bye. Best of luck for your exam.